हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो वनस्पति विज्ञान तो जैसे कि किसी प्रकार के पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे, पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान पादप जगत में दो भागों में बांटा गया है। वनस्पति विज्ञान, सबसे पहले वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। उसके बाद है पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया था। जैसे कि इसमें हम दिखा रहे हैं, जैसे वनस्पति जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। एक तो पुष्पोभिद, दूसरा अपुष्पोभिद, दूसरा पुष्पोभिद। कौन कौन, एक अपुष्पोभिद, दूसरा पुष्पोभिद। अब अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद किसे कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। अपुष्पोभिद, इस वर्ग में पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। इस वर्ग के पौधे में क्या होता है, पुष्प और बीज नहीं होते हैं। और अपुष्पोभिद हो गया। और अपुष्पोभिद वाले पौधे जो है, अपुष्पोभिद वाले पौधे को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग हैं, एक है थैलाफाइट, ब्रायोफाइट और ट्रोडोफाइट। थैलाफाइट, ब्रायोफाइट और ट्रोडोफाइट। अपुष्पोभिद वाले पौधे को तीन भागों में बांटा गया है, थैलाफाइट, ब्रायोफाइट और ट्रोडोफाइट। अब थैलाफाइट के बारे में जानेंगे। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। थैलाफाइट क्या है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है, अर्थात मतलब इसमें पौधे में जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। इसके मतलब पौधे के जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है। किस में, थैलाफाइट में। अब थैलाफाइट को तीन भागों में वर्गीकरण किया है। किस किस भागों में वर्गीकरण, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल एक पर्णहरित युक्त है, पर्णहरित युक्त स्वपोषी होता है। शैवाल क्या है, पर्णहरित युक्त संवहन उत्तक रहित स्वपोषी होता है। मतलब ये अपना भोजन खुद बनाता है, शैवाल अपना भोजन खुद बनाता है। तो और जैसे कवकों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। अब शैवाल में क्या है कि शैवाल में कुछ प्रमुख शैवाल होते हैं, जैसे कि पोरोफेरा है, भोजन के रूप में जिसका यूज किया जाता है। किस रूप में, भोजन के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे पोरफेरा है, फोरफेरा, अल्बा, इसी तरह अल्बा, सरगासन, लोमनेरिया, नोस्टक, इस सब का भोजन के रूप में युक्त किया जाता है। अब आयोडीन बनाने में, तो मुख्य रूप से आयोडीन बनाने में एक शैवाल का यूज किया जाता है, उसका नाम है लेमिनेरिया। इस शैवाल का यूज किया जाता है आपको आयोडीन बनाने में। खाद के रूप में किसका यूज किया जाता है, खाद के रूप में नोस्टक नमक शैवाल का यूज किया जाता है। नोस्टक खाद के रूप में किसका यूज किया जाता है, नोस्टक नमक। और एनाबीना भी यूज किया जाता है, केल्प भी यूज किया जाता है। नोस्टक और एनाबीना खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नोस्टक और एनाबीना का भी यूज किया जाता है। अब अनुसंधान कार्यों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये तो हो गया नोस्टक और एनाबीना हो गया, आपको खाद के रूप में यूज किया जाता है। अनुसंधान के लिए किसको
यूज किया जाता है, अनुसंधान के लिए आपको यूज किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल को अनुसंधान के लिए यूज किया जाता है। तो अनुसंधान के लिए जो क्लोरेला नामक शैवाल का यूज किया जाता है, इसमें क्या है, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में इसे उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों को क्या क्या चीज़ ये प्राप्त करता है, क्लोरेला नामक शैवाल, ये जो है अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, इससे जो है अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है। दूसरा, इसको ऑक्सीजन मिलता है, और जल की प्राप्ति होती है, इससे जल की प्राप्ति होती है। तो हमने ये शैवाल के लाभदायक सवाल जिसका किसमें भोजन बनाने में, तो सबसे पहले एक बार बोलेंगे भोजन बनाने में फोरोफेरा का यूज किया जाता है, अल्बा सर्गासन लेमिनेरिया का भी यूज किया जाता है। आयोडीन में मुख्य रूप से लेमिनेरिया का यूज किया जाता है। खाद के रूप में नोस्टक, एनाविना और केल्प का यूज किया जाता है। औषधि के रूप में क्लोरेला का यूज किया जाता है। और क्लोरेला नामक शैवाल का यूज कहाँ किया जाता है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के केबिन में इसे रहकर प्रोटीन युक्त भोजन की प्राप्ति करता है। कैसे भोजन की प्राप्ति करता है, प्रोटीन युक्त भोजन की प्राप्ति करता है। उसके बाद आगे देखें, कवक के बारे में हमने पढ़ लिया। कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवक पर्णहरित रहित होता है, ये खुद भोजन नहीं बनाता है, ये पर्णहरित रहित होता है। और जैसे कि हम गांव में कहीं पेड़ पौधे के आसपास देखते हैं, जिसे वैसे देहाती भाषा में गोबर छत्ता भी बोला जाता है। तो ये कवकों जो होता है सो पर्णहरित रहित होती है। और ये जो है सो पहले तो थैलाफाइट प्रजाति के हैं। और कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। सब कवकों में संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। किस में रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। अब कवक में से होने वाले कवक जो है सो पौधे में गंभीर रोग भी उत्पन्न करता है, जैसे रस्ट और स्मट नामक रोग। रस्ट और स्मट नामक रोग, ये पौधे में गंभीर रोग किसके कारण होता है, कवक से होता है। ये इस पौधे में गंभीर रोग किसके कारण होता है, कवक से होता है। इसमें 2-3 चीज़ याद रखने का चीज़ है, जैसे सरसों का सफ़ेद रस्ट, जैसे फर्स्ट नंबर में सरसों का सफ़ेद रस्ट, सरसों का सफ़ेद रस्ट है। उसके बाद है गेहूं का स्मट, सरसों का सफ़ेद रस्ट। दूसरा है गेहूं का स्मट, सरसों का सफ़ेद, गेहूं का स्मट रोग, गेहूं का गिट्टू रोग। चौथा आलू का अंगमारी रोग, आलू का मनसा रोग, आलू का पछेला रोग। 3 चीज़ याद, आलू में क्या चीज़, आलू का अंगमारी रोग, आलू का मनसा रोग, आलू का ये मानसा रोग और आलू का पछेला रोग। उसी तरह है आपको गन्ने का लाल अपक्षय रोग और मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसके कारण होते हैं, तो कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है, ये मूंगफली का टिक्का रोग आपको कवक के कारण होता है। अब हम तीसरा चीज़ है जीवाणु, मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण। अब तीसरा चीज़ है जीवाणु। अब जीवाणु के बारे में देखेंगे। जीवाणु पर सबसे पहले जीवाणु का खोज जो है सो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु का खोज किसने किया था, आप लोग नोट कर लीजिए। जीवाणु का खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1683 ईस्वी में किया था।
जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। इसलिए जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब है, लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि जीवाणु का नामकरण किसने किया था, तो जीवाणु का नामकरण 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने किया था। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया था। एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया था। उसके बाद है 18 और एक है कोलरा और तपेदिक। कोलरा और तपेदिक नामक बीमारी का खोज किसने किया था? जो कोलरा और तपेदिक नामक जीवाणुओं के खोज किसने किया था? ये खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। कोलरा और तपेदिक नामक जीवाणु का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। कोलरा और तपेदिक नामक जीवाणुओं का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद रेबीज का टीका, दूध के पाश्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने रेबीज के टीका और दूध के पाश्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुराइजेशन का खोज किया था। अब जीवाणु के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि क्षाराकार जीवाणु बैसिलस, यह क्षारनमा, मतलब इस नाम के अनुसार ही जैसे क्षाराकार जीवाणु मतलब बैसिलस, क्षारनुमा जीवाणु। गोलाकार जीवाणु जिसको कोकस बोलते हैं, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं गोलाकार जीवाणु को क्या बोलते हैं, तो कोकस बोलते हैं। ये गोलाकार सबसे छोटा जीवाणु होता है। गोलाकार जीवाणु कौन सा होता है? कोकस। ये सबसे छोटा जीवाणु। कोमा आकार का जीवाणु होता है, अंग्रेजी के कोमा चिन्ह जैसा हो उसका। सर्पिलाकार जीवाणु ये स्प्रिंग या स्क्रू आकार का होता है। अब कुछ चीज़ है जैसे दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसका पाश्चुराइजेशन करते हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या करते हैं? पाश्चुराइजेशन करते हैं। अब पाश्चुराइजेशन के दो विधि हैं, एक है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में टेम्परेचर कितना रहता है? 22.8 डिग्री सी, तथा इसको कितना मिनट तक गर्म करते हैं? 30 मिनट तक गर्म करते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में। और उसको कहते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62.8 डिग्री सी तक 62.8 डिग्री सी तक गर्म करते हैं और 30 मिनट तक ये गर्म करते हैं।